we're roughly doing more than $1 million a year. और वो भी सिर्फ 3.5 साल के अरसे में। मिली अहमद जुबैर से, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फाउंडर हैं कोजेंट लैब्स के, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर हाउस है। उस ऑफर्स इंजन के थ्रू रफली हर दिन तकरीबन 75 से $100,000 की ट्रांजैक्शंस होती हैं एवरी डे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिसेफ जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी सर्व कर चुका है। तो फ्रॉम चुगताई लैब टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये जर्नी किस तरह रही? हम अपने एक कस्टमर के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे और उन्होंने कहा यार कि यूनिसेफ, हम उनके अप्रूव वेंडर्स की लिस्ट के अंदर हैं, इफ यू वांट वी कैन ऐड यू इन आवर टीम और सब कॉन्ट्रैक्ट दिस टू यू एंड देन यू कैन वर्क विद यूनिसेफ ऑन दिस। तो आज के इस इंटरव्यू में अहमद ने अपनी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी समझाई है, जिसे उन्होंने खुद भी इस्तेमाल किया है और जिसे इस्तेमाल करके कोई भी शख्स बिना पैसे खर्च किए पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल $1 मिलियन कमाने वाला सॉफ्टवेयर हाउस बना सकता है। तो मेरा नाम है हारिस खान और मैं जंग के मैदानों से लेकर आज के बिजनेसेस तक में मिलने वाले वॉर टाइम लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लेसन समझता और आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर। जनरली टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट्स इन विच रियल लाइक मनी इज इन्वॉल्व ना, वो दे टेंड टू बी वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ना एरर लाइक मार्जिन ऑफ एरर इज 0। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम हारिस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हैप्पी टू बी हियर यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आपका 8 साल का करियर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। देन वो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस? राइट यार, आई थिंक के व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी तब भी मेरा ये लाइक इवेंचुअली यही था यार कि कभी ना कभी कोशिश ज़रूर करेंगे अपना कुछ शुरू करने के लिए। तो वो एक अंडरटोन थी दिमाग में फॉर श्योर। और फिर लाइक स्पेसिफिकली ये हुआ कि कोविड के अंदर वी वर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम और घर से ही बैठ के सारा कुछ काम कर रहे थे, जहाँ पहले इन पर्सन जाते थे। तो एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था, आई थॉट अबाउट इट कि यार अगर घर से बैठ के ही काम करना है कोई तो अपने लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई और एज सच डिफरेंस तो है नहीं, राइट? सो यू आर मैनेजिंग अ टीम, व्हाई नॉट जस्ट मैनेज दैट टीम फॉर योर ओन सेल्फ। और वो सोचा, फिर उस तरह करके करने का सोचा एंड हियर वी आर। सो वॉक अस थ्रू अबाउट द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर बिजनेस, के शुरू में क्या चैलेंजेस आए, किस तरह शुरू किया? चैलेंजेस आई थिंक लाइक फ्रंट राइट एंड सेंटर स्टार्ट हो जाते हैं व्हेनेवर यू स्टार्ट योर बिजनेस। तो एनीथिंग एज सिंपल एज कि यार अपने अपनी कंपनी का रजिस्टर करवाना है, आपने उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए जो वो 25-30 चेक पॉइंट्स की चेकलिस्ट आपने वो पूरी करनी है, वहाँ से शुरू होता है। फाइंडिंग कस्टमर्स इज अ चैलेंज एंड फाइंडिंग ग्रेट पीपल इज अ चैलेंज, फुलफिलिंग कस्टमर डिमांड्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इज आल्सो अ चैलेंज। तो वो तो मतलब लाइक पार्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस ही है, वो तो चलते ही रहते हैं। सो मोस्टली लोगों के केसेस में ये होता है कि दे फर्स्ट फाइंड द कस्टमर एंड देन दे टेक द लीप ऑफ फेथ इन बिजनेस। तो आपकी जो जर्नी है इसमें भी क्या इसी तरह था, या फिर आपने पहले सोचा एंड देन यू वेंट आउट टू फाइंड कस्टमर्स? हाँ, यू स्पॉट ऑन दिस। आई थिंक ये बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आपके पास पहले से कस्टमर्स हो, पहले से आपके पास लाइक यू मेड द सेल फर्स्ट एंड देन यू हायर टू फुलफिल इट। तो हाँ, मेरे केस में भी ऐसे ही था। आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम फॉर अ कस्टमर, उसको मैं चुगताई लैब के साथ काम कर रहा था। कोविड के अंदर वी बिल्ट देयर होम सैंपल कलेक्शन सॉफ्टवेयर। सो एसेंशियली अगर आप कॉल करते हो कि यार मेरे घर पे 3 लोग हैं, इनका ब्लड टेस्ट करना है, लेट अस सीबीसी करना है या HbA1c करना है, तो उसके पीछे एक ऊबर लाइक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, जो जब आप कॉल करते हो उसके बाद से लेके राइडर के आपके घर तक आने तक और आपका ब्लड सैंपल जमा होने तक रास्ते में कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता इन मेकिंग डिसीजन। सो वो राइडर कौन सा ढूंढना है, किस टाइम पर उस राइडर को कहना है कि वो आपके पास आए, एंड देन आपको फीडबैक का मैसेज भेजना है, आपके फीडबैक के ऊपर कोई ट्रिगर करना है और मेक श्योर करना है कि अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट होने के बाद रिक्विजिट टाइम के अंदर लैब में जमा हो जाए। सो ऑल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन एट दैट टाइम। पार्ट टाइम स्टार्ट किया था ये। फिर जब कोविड आया तो दे आल्सो सेड कि यार अब हमें ना इसको एक्सपैंड करना है, इसके अंदर हमने ये 10-12 और फीचर्स ऐड करने हैं, क्योंकि कोविड की नीड्स टोटली डिफरेंट है। तो कैन यू हेल्प अस डू दैट? तो अगर इफ आई वर टू डू दैट तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़नी थी उसके लिए। तो या दैट्स व्हाट आई डिड। और
ये जर्नी किस तरह रही? बिकॉज आई सॉ कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिसेफ के लिए भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो फ्रॉम चुगताई लैब टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये जो ट्रांजिशन था उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली डिफाइन करें। हाँ, आई थिंक वी बीन वेरी लकी इन दिस के हम अपने अर्ली फर्स्ट फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ही वी गॉट टू वर्क विद पीपल हु कनेक्टेड अस विद यूनिसेफ। सो हम अपने एक कस्टमर के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे और उन्होंने कहा यार कि यूनिसेफ के हम उनके अप्रूव वेंडर्स की लिस्ट के अंदर हैं, तो इफ़ यू वांट वी कैन ऐड यू इन आवर टीम और सब कॉन्ट्रैक्ट दिस टू यू एंड देन यू कैन वर्क विद यूनिसेफ ऑन दिस। तो हमने कहा हम करके देख लेते हैं। तो फिर वी स्टार्ट वर्किंग विद यूनिसेफ, उसी कस्टमर के साथ वी आल्सो वर्कड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एज़ वेल। तो वो जो ट्रांज़िशन है इट हैज़ बीन ऑन द बैक ऑफ के कस्टमर्स के साथ हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स थे कि वो उन रिलेशनशिप्स को ग्रो करना चाह रहे थे। इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर बिजनेस, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको आपको लगा हो कि यार दिस इज द वेरी चैलेंजिंग थिंग आई हैव एवर डन? हाँ यार, वी वर वर्किंग फॉर दिस फिनटेक इन इजिप्ट। हम्म। मकसद नाम है उनका। दे हम्म। आर द लार्जेस्ट बी टू बी ई कॉमर्स कंपनी इन इजिप्ट। वो मोरक्को में भी हैं। तो हम्म। हम उनके लिए ना बेसिकली उनका उनके सो वो बेसिकली करते क्या हैं कि जैसे हम यहाँ पे जाके किराना स्टोर से कोई चीज़ लेते हैं ना, किराना स्टोर के पीछे वो उनको उनके सप्लायर से मैच करते हैं। सो लेट्स से होलसेलर्स और रिटेल स्टोर्स, वो उनके दरमियान में एक मिडलमैन, वो एक कंपनी है सेंटर में, हम्म। जो कि एंड किराना स्टोर वालों को ऑप्शन देते हैं कि वो वहीं से अपनी प्रोक्योरमेंट वगैरह कर सकें ऐप के अंदर से। तो हम उनका बेसिकली वो ऑफर्स इंजन बना रहे थे कि लेट्स से कि अगर एक किराना स्टोर वाला लेट्स से 1 मिलियन की सेल करता है एक दिन में, तो उसको कितना बोनस जाना चाहिए। या एक किराना स्टोर वाला अगर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगले महीने के अंदर 30% ग्रो कर देता है, तो उसको ये बोनस मिलना चाहिए। सो वी बिल्ट दैट ऑफर्स इंजन फॉर देम। उस ऑफर्स इंजन के थ्रू रफली हर दिन तकरीबन 75 से $100,000 की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं एवरी डे। एंड जो बोनसेस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल लाइक वो काफ़ी इन्वॉल्व्ड इंजन है। एसेंशियली ये होता है कि लेट्स से आपने अगर एक बॉटल बेच दी अ, पेप्सी की, लेट्स से उसके ऊपर 2-3% का बोनस था, लेट्स से, तो आपने अगर 1000 बॉटल्स बेची हैं तो उसके ऊपर भी 2-3% का बोनस कैलकुलेट करना और उसको लॉक करना इन दैट हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जो कि जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है। सो जनरली टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट्स इन व्हिच रियल लाइक मनी इज इन्वॉल्व ना, वो दे टेंड टू बी वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे ना एरर लाइक मार्जिन ऑफ एरर इज जीरो, हम्म। नॉट इवन क्लोज टू जीरो, इट इज़ जीरो। क्योंकि अगर आपने लेट से $1,00,000 एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपने बीच में एक डेसिमल पॉइंट की भी गलती कर दी है, लेट से आपका 0.1% एरर है, हम्म। सो दैट इज़ रफली 100 लाइक $1,000। हम्म। हम्म। 0.1 इज़ बेसिकली $100, राइट? और उसको आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे लाइक इतनी तेज़ी से हो रहा है और आपसे नहीं पकड़ा है, तो ओवर टाइम एट दैट कैन ग्रो टू बी वेरी सीरियस। तो हाँ, आई थिंक कि फिनटेक के प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रियल वर्ल्ड मनी इन्वॉल्व होता है, दे आर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इतने हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स होते हैं फिनटेक के ओवरऑल, और अगर आप काम कर रहे हो ऐसी कंपनीज के साथ जो दे आर अब्रॉड नॉट इन पाकिस्तान, सो कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका? बिकॉज इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई सीन के जितने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो फेल होते हैं वो पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से होते हैं। तो आप इसको कैसे मेक श्योर बनाते हैं एट योर सॉफ्टवेयर हाउस कोजेंट लैब? Yeah, absolutely, you're right. I was sitting with Umair Javed about a couple of weeks ago, and he said something really nice. He quoted an MIT professor, and he said, "Your success in life depends on three things: um, your ability to communicate, your ability to execute, and the quality of your ideas in that order." यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट है। तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। और हम इस तरह इंश्योर करते हैं कि वी हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पीपल हु हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कस्टमर्स, प्लस वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट बार फॉर पीपल हु हैव टू बी इन कस्टमर फेसिंग रोल्स। तो कस्टमर फेसिंग रोल्स में आपके टीम लीड भी हो सकते हैं, हम्म। आपके सीनियर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हम काफ़ी सीरियस या एग्रेसिव बार रखते हैं कम्युनिकेशन का।
और एक और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो चैलेंज आता है वो स्केलेबिलिटी का आता है। सो हाउ डू यू मेक श्योर स्केलेबिलिटी, और जबकि आप खुद ये क्लेम करते हैं कि वी कैन स्केल अप टू 20x फॉर द क्लाइंट। तो इतना बड़ा एम्बिशन होना, इतना बड़ा एम्बिशियस स्केल होना, ये आप किस तरह से मेजर करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? राइट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर लाइक लेट्स से कि अगर हमारा कोई कस्टमर है, वो हम्म, कहते हैं कि हमें 1000 लोगों हमें 1000 यूज़र्स आ सकते हैं। हम्म, तो अगर आप एक 1000 यूज़र की एक्सपेक्टेशन वाली एप्लीकेशन को 1000 यूज़र्स पर ही लोड टेस्ट करेंगे या स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, तो इट्स वेरी लाइकली कि उनमें से कोई 1000 यूज़र्स कोई बैड एक्टर्स हों या वो एक्सेसिवली यूज़ करें उस सॉफ्टवेयर को। और हो ये कि जब एक्चुअली 1000 यूज़र्स आएँ, तो योर सिस्टम माइट चोक। ऐसे भी हो सकता है कि 1000 ना आए, 1100 लोग आ जाएँ। तो 1100 आएँगे तो फिर योर सिस्टम चोक्स अगेन। सो लेट्स से एक आप हम अगर किसी के लिए एक प्रोडक्ट एज़ विद एवरी अदर इंडस्ट्री, राइट? सो आप ऑटोमोबाइल की एग्ज़ाम्पल ले लें। आपका मॉडर्न गाड़ियों के अंदर रेवलॉक होता है, 6000 7000 आरपीएम के ऊपर रेवलॉक हो जाता है। लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि इंजन 10,000 पे या 11,000 पे नहीं चल सकता, राइट? सो स्ट्रेस टेस्ट आपको डेफ़िनिटली करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में भी आपको स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। और आपको अपने हम अपने कस्टमर्स को ये कम्युनिकेट करते हैं कि हम आपके प्रोजेक्ट को 20x पे स्ट्रेस टेस्ट करके आपको देंगे। ताकि आज आपके 1000 यूज़र्स आ रहे हैं, कल को अगर आपके 10,000 भी आ जाएँ, तो यू शुड बी इन गुड हैंड्स, यू शुड नॉट नीड अस। एंड अगर आपका बिज़नेस स्केल कर रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम स्केल नहीं करनी चाहिए सॉफ्टवेयर की साइड पे। तो ये करते हैं, उसके लिए हम यही करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट में लेते हैं, तो जो कस्टमर जो एक्सपेक्टेड लोड बताता है, हम अपनी टीम को उससे 20x एक्सपेक्टेड लोड बताते हैं, और हम उसके हिसाब से बिल्ड करते हैं, ताकि हम फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकें। और अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर हाउसेस को कोई एडवाइस करें स्केलेबिलिटी के हवाले से, तो वो कौन से 3 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं और उनको उस पर फोकस करना चाहिए? आई डोंट थिंक कि आई एम इन अ पोजीशन टू एडवाइस सॉफ्टवेयर कंपनीज येट, लेकिन इट्स आई थिंक इट्स टू आंसर योर क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल कि अगर आपको कस्टमर कहता है 1000 कस्टमर्स आने हैं मेरे, तो आप 20,000 पे टेस्ट कर लें। 20,000 पे टेस्ट करेंगे तो कोई मसले नज़र आएँगे, उनको सॉल्व करें, ताकि 20,000 पे आप स्ट्रेस टेस्ट करके अपने कस्टमर्स को दे सकें। सो अभी आपने जैसे बात की कि हम 10,000 पे या लाइक 20x पे किसी भी प्रोडक्ट को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ताकि कस्टमर को फ्यूचर में भी स्केल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको इश्यूज नहीं हो। तो क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो कितना ज़रूरी है मैनेज करना, एंड आपकी वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू यू रिटेन योर क्लाइंट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक कि अ, देखो, इट इज़ फार ईज़ी, इट इज़ फार मोर प्रॉफिटेबल टू रिटेन एन एक्जिस्टिंग कस्टमर देन साइन अ न्यू वन। हम्म, ठीक है? यानी कि अगर आपके पास लेट्स से 10 कस्टमर्स हैं, 11वाँ कस्टमर लाना बहुत मुश्किल है, हम्म, बहुत एक्सपेंसिव भी है कंपेयर टू कीपिंग दोज़ 10 विद यू। ठीक है? इसे बेसिकली बोलते हैं लीकी बकेट एसेंशियली, कि अगर लेट्स से मेरे पास एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मेरे पास 10 कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। अगर मेरा प्रोसेस डिलीवरी का या क्वालिटी एश्योरेंस का या कस्टमर सर्विस का इतना अच्छा नहीं है, तो इट इज़ द सेम एज़ कि उस बाल्टी के अंदर सुराख हों। लेट्स हम्म, से 2-3 सुराख हैं। हम्म, फिर आप जितना मर्ज़ी पानी ऊपर से डालते रहें, यानी कि आप नए कस्टमर्स ऊपर से डालते भी रहेंगे, वो बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी, क्योंकि उसके अंदर सुराख है। और एक्चुअली जितने ज़्यादा आप कस्टमर डालेंगे, उतनी जल्दी पानी निकलना शुरू हो जाएगा, राइट? सो लीकी बकेट नहीं होनी चाहिए आपकी, और उसको आप इंश्योर कर सकते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेसेस बना के। फॉर एग्जांपल, एक हमारा कस्टमर सक्सेस का ऑटोमेटेड प्रोसेस ये है कि व्हेनेवर वी साइन अ न्यू कस्टमर, तो जिस दिन हम उनसे एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस दिन से हमारा एक प्रोसेस किक ऑफ होता है, जिसमें 2 दिन बाद उनको एक वेलकम ईमेल जाती है, और उनको एक ऑनबोर्डिंग की पूरी वीडियो जाती है कि यार हम नॉर्मली इस तरह काम करते हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हम आपसे हम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे से। 7 डेज़ के बाद आई हैव अ कॉल विद देम। उसके बाद तकरीबन 14 डेज़ के बाद वी सेंड देम एन ईमेल कि यार सब सही है, एवरीथिंग गोइंग एज़ एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद एवरी फोर्टनाइट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स वी आस्क देम फॉर फीडबैक, कि अगर कोई मसला है तो हमें ज़रूर बताएँ। ये नीचे लिंक है, इसके ऊपर कॉल शेड्यूल कर लें, अगर कोई भी इश्यू है तो ये जस्ट डू दैट। सो वी डू दैट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद वी डू इट मंथली। तो आई थिंक कि ऑटोमेशन के टूल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और लोग जनरली ही आपको बैड ह्यूमन्स के लिए बैड फीडबैक देना बहुत मुश्किल काम है। हुँ, तो अनलेस आप अपने कस्टमर्स को पोक करेंगे, आप उनको पुश करेंगे कि यार हाँ, आप हमें बताएँ, आपको आपको कोई भी चीज़ पे थोड़ा-सा भी मसला है तो हमें ज़रूर बताएँ। ओनली देन विल दे विल डू दैट, और वो भी शायद आप पहली दूसरी कॉल में नहीं देंगे, आपको तीसरी कॉल में शायद देंगे वो। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो काफ़ी लोग होते हैं, वो कहते हैं यार सब कुछ सही था कस्टमर के साथ, एवरीथिंग वाज़ गोइंग वेल। हम 10 महीने से काम कर रहे थे। एकदम कस्टमर ने कहा कि यार चलो मैं प्रोजेक्ट क्लोज़ कर रहा हूँ, और महीने बाद जब हमने देखा तो उसने किसी और को हायर कर लिया था। तो वो एक्चुअली ये नहीं होता कि उन्होंने एक दिन बैठ के डिसाइड किया। वो होता ये है कि ओवर टाइम उनके वो जो नेगेटिव फीडबैक था वो एक्यूमुलेट होता गया, होता गया, होता गया, एंड वन डे दे डिसाइड टू कॉल इट क्विट्स। ठीक है? सो अगर आपका एक्टिव ये प्रोएक्टिव सिस्टम होगा कस्टमर सक्सेस का या फीडबैक सीक करने का, हुँ, जहाँ आप कस्टमर को कह सकते हैं कि यार प्लीज़ हमें बताएँ, हम आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा इससे, सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, गलती रिपीट नहीं करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। हुँ। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी देखा है कि जो फीडबैक लूप होता है इसका बनाना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू रिटेन कस्टमर्स बिकॉज़ मेरा ताल्लुक भी कस्टमर सर्विसेज़ से है। वो उसमें होता क्या है कि आप जब तक पूछेंगे नहीं कस्टमर आपको बताएगा नहीं और जब तक वो बताएगा नहीं आप अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो उनके साथ कांस्टेंट इन टच रहना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सो उनसे जब पहली 2 हुँ, दफ़ा पूछेंगे तो फिर भी कहेंगे सब सही है। जब आप जी, तीसरी दफ़ा पूछेंगे ना, आप कहेंगे यार प्लीज़ बता दें मुझे, इट इज़ अ सेफ स्पेस, आई कैन टेक इट। हम बड़ा सीरियसली लेते हैं फीडबैक को, और हम एप्रिशिएट करते हैं हुँ। कंस्ट्रक्टिव या बैड फीडबैक को। फिर जाके आपको शायद बताएँ। तो क्या आप लोकली भी कस्टमर्स को डील करते हैं या जस्ट इंटरनेशनल? ऑल ऑफ आवर कस्टमर्स आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। हुँ। पाकिस्तान में हम सिर्फ़ चुगताई लैब के साथ काम करते हैं। क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि पाकिस्तान में एक बिज़नेस और नॉर्थ अमेरिका में एक बिज़नेस, उसके उसकी कोऑर्डिनेशन में फ़र्क होता है या एवरीबॉडी इज़ सेम अगर आप उनसे राब्ता करते हैं? ये डेफ़िनेटली फ़र्क होता है। कल्चरल डिफ़रेंस है बहुत ज़्यादा। आई थिंक के नॉर्थ अमेरिका में इट इज़ ऑफ कोर्स लाइक उनमें भी देयर आर गुड एंड बैड कस्टमर्स और एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट कस्टमर्स, बट जनरली आई थिंक के नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर्स जो हैं वो वर्क वर्क एथिक को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। फॉर देम समथिंग लाइक कि अच्छा यार 3 दिन डिले हो गया इज़ नॉट जस्ट अनदर डे, इट इज़ दे टेक इट वेरी सीरियसली। They take quality of service, attention to detail very seriously. Um, they pay on time. Uh, they and they actually push your team. Local customers, like I don't have a lot of experience working with local customers, लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया है उनमें essentially ये होता है कि we have a cultural thing as well ना, कि यार चलो अगर मैंने 1 हफ्ता कहा है तो 2 तो हो ही जाएँगे, राइट? सो लाइक काइंड ऑफ लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान, इट इज़ एन अनसेड रूल कि यार अगर आपसे 10 दिन की बात हुई है तो 12 दिन तो हो ही जाएँगे। तो लोकल कस्टमर्स के अंदर ये इसका बार थोड़ा लो होता है। लेकिन लोकल कस्टमर्स के अंदर द गुड थिंग ऑफ वर्किंग विद लोकल कस्टमर्स इज़ कि आप इस मार्केट में ऑन ग्राउंड हैं। हुँ, सो इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, आपको इधर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। आपको पता है कि यार जो राइडर है, जिसने ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, वो शायद उसके लिए इंग्लिश के मुश्किल लफ्ज़ पढ़ना मुश्किल है, तो आप शायद उसको वो वाली यूआई उर्दू में बना दें उसे, या लेट्स से आप उसको रिप्लेस कर दें ऑडियो से, या लेट्स से आप आपको ये भी पता है कि उस राइडर ने हमारी धूप बहुत ज़्यादा है, धूप के अंदर फ़ोन इस्तेमाल करना है, तो आप हाई कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल करें, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो प्रोज़ एंड कॉन्स है ऑफ वर्किंग विद ओवरसीज़ कस्टमर्स एंड इन पाकिस्तान। तो हाँ, ये तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। इसके अलावा और ऐसे कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं किसी भी अगर हम जनरल बात करें आपके सॉफ्टवेयर हाउस के अलावा भी ग्लोबली और पाकिस्तान में भी, ऐसे कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं उसके कंपैटिटर्स से? एक तो आपने बता दिया कि कस्टमर सर्विस। नॉट ओनली सॉफ्टवेयर कंपनी, हर कंपनी का ना कोई कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए। हुँ, और जितना मैंने पढ़ा है, आई फील लाइक प्राइस शुड यू शुड नेवर कम्पीट ऑन प्राइस। हुँ, ठीक है? सो बिकॉज़ दैट इज़ अ रेस टू द बॉटम, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि एक चीज़ ₹50 की मार्केट में कमोडिटाइज़ मिल रही है, आप कहें नहीं, मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि मैं वो चीज़ ₹40 की बेचूँगा। हुँ,
तो आप वो थोड़ी देर कर लेंगे, लेकिन किसी और दिन कोई और बंदा आएगा, वो कहेगा मैं 38 की बेचूँगा। फिर कोई आएगा वो 35 पे आ जाएगा, 32 पे आ जाएगा। दैट इज़ अ रेस टू द बॉटम, और मेरे ख़्याल से ये बहुत फ्यूटाइल एफर्ट, लाइक बिल्कुल यूज़लेस हुँ, कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि यू विल बी प्राइस्ड आउट वेरी क्विकली, ठीक है? और जब आप प्राइस को कंपैरेटिव एडवांटेज रखते हैं, तो आपके पास कम रेवेन्यू आएगा, आप उतने अच्छे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे, आप उनको इंसेंटिवाइज़ अच्छा नहीं कर सकेंगे, आपको अपनी शायद फैसिलिटी के ऊपर पैसे कट करने पड़ें, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर के ऊपर कट करने पड़े पैसे, सपोर्ट स्टाफ के ऊपर पैसे कट करने पड़े। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड कंपैरेटिव एडवांटेज। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, वो यही सोचते हैं यार कि हम शुरू में सस्ते से स्टार्ट कर लेंगे। सो आई थिंक यू शुड डू दैट। कंपैरेटिव एडवांटेज होनी चाहिए, इट आइदर नीड्स टू बी अ, सर्व सर्विस ओरिएंटेड, या क्वालिटी ओरिएंटेड, या फिर ये कि डोमेन ओरिएंटेड, यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरी कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर लेट्स से 8 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। हुँ, नाउ आई कैन ये एक अच्छी कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि किसी और को ये बीट करने के लिए हो सकता है 4-5 साल लग जाएँ, और तब तक मैं 10 प्रोजेक्ट्स और कर चुका हूँ, हुँ, ठीक है? सो ये निच में आप अगर आप काम कर रहे हैं, दैट कैन बी अ गुड कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर आप क्वालिटी की, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। कस्टमर सर्विस इज़ अ गुड कंपैरेटिव एडवांटेज। आप कह सकते हैं यार कि मेरे से बेहतर कोई कस्टमर सर्विस नहीं देगा, हुँ, और आप अपने कस्टमर्स को लेट्स से समथिंग दैट वी टेल टू आवर कस्टमर्स इज़ के यू इफ यू स्टार्ट टू वर्क विद अस, पहले 15 दिन के अंदर यू कैन गेट योर 100% मनी बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है? कि अगर आपको हम आपने सब कुछ साइन कर लिया हमारे साथ, आपको 2 हफ्ते में हम नहीं पसंद आए, आपके सारे पैसे वापस। आई हुँ, थिंक इट इज़ वेरी गुड हार्ड थिंग टू बीट, या एंड हुँ, आई थिंक इट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स टू कि आपको अपनी कंपनी पे, अपनी सर्विसेज पे कितना यकीन है। हुँ, तो अगेन वो क्वालिटी पे ही आ जाता है बाद में। तो आई थिंक ये प्राइस पे कम्पीट नहीं करना चाहिए। दीज़ आर वेरी गुड फैक्टर्स। आपने निच की भी बात की, सो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ दे आर मेकिंग एवरीथिंग फॉर हुँ, एवरीबॉडी। सो निच डाउन करना कितना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस में? यार आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस। हुँ, लाइक कन्वेंशनल विज़डम तो ये कहता है कि आप सब कुछ करें, और ज़्यादा सो बेसिकली ये होगा ना कि आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ऊपर से हुँ, अगर अपॉर्च्युनिटीज़ गिर रही हैं, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, आप उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ कैच कर सकेंगे। हुँ, लेकिन अब पिछले अगर आप 5 से 8 साल के अंदर, अगर आप इफ यू गो टू यूट्यूब एंड लिसन टू पॉडकास्ट, हुँ, और यू लिसन टू द पीपल हू हैव एक्चुअली मेड इट, दे विल टेल यू के अ, उसे नेल इट एंड देन स्केल इट कहते हैं हुँ, बेसिकली, कि हुँ, हुँ, पहले एक नैरो डोमेन में आप नेल इट, लाइक नेल योर सर्विस, नेल योर डिलीवरी, नेल एवरीथिंग, फिर वहाँ से स्केल करो। हुँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब एप्पल की एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो दे स्टार्टेड विद एन आईफोन, ठीक है? उन्होंने एक चीज़ बनाई बहुत ज़बरदस्त, और वहाँ से उन्होंने फिर स्केल किया मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर। अब आप देखते हैं कि लाइक हर किस्म के एप्पल फ़ोन्स हैं, एप्पल टीवी भी है, आईपैड्स भी हैं, यू गॉट ईयरबड्स हैं, एयरपॉड्स हैं। सो मुझे लाइक हमने अभी इसको इन प्रैक्टिस नहीं किया, हुँ, बट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस, सो वी आर स्टार्टिंग अ वेरी नैरो design agency, हुँ, which basically caters for organic skincare products only. So हम उस निच में हम स्टार्ट करने लगे, एंड दैट इज़ माय एक्सपेरिमेंट टू सी कि यार निच को जब हम रियल वर्ल्ड में करते हैं तो क्या होता है। लाइक वीडियोज़ में तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि यार आपको कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं होगा, आपके आपके पास एक्सपर्टीज़ भी उसकी होंगी, आपके लिए रिपीटेबल होगा। लेकिन आई एम रनिंग दैट एक्सपेरिमेंट हुँ, इन द Q4 ऑफ 2024। सो होपफुली अगले साल की Q1 में मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकूँगा कि जब मैंने निच का एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा रहा। So when that happens, might just implement the learnings from that endeavor to the rest of our business as well. कल ही मैं सुन रहा था कहीं कि स्टीव जॉब्स जब वापस एप्पल में आए थे, आपने एप्पल का ज़िक्र किया तो उससे मुझे ये बात याद आई। जब वो वापस एप्पल में आए थे एज़ अ सीईओ, तो एप्पल वाज़ सेलिंग समवेयर अराउंड 169 प्रोडक्ट्स, और उन्होंने वो सब खत्म करके सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पे ले आए, 3 क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड देन फिर वो एप्पल की एक जर्नी सबके सामने है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको एक तो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए डिफरेंट निचेस के अंदर, एंड देन ठीक है क्या वर्क करता है क्या नहीं, और अपना क्वालिटी प्रोडक्ट हो वहां पर। उसकी एक और बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी ये है, लेट्स से कि
आपको सर में दर्द होता है, ठीक है? एक है जनरल फिज़िशियन है और एक कार्डियोलॉजिस्ट है। हम्म, जनरल फिज़िशियन लेता है ₹2000, कार्डियोलॉजिस्ट लेता है ₹4000, ठीक है? आप जाओगे जनरल फिज़िशियन के पास, लेकिन आपको दिल में दर्द होता है। हम्म, तो क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट उसमें स्पेशलाइज़ करता है, आप ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार होगे, क्योंकि आप उस पे रिस्क नहीं लेना चाहते और दिल में दर्द हुआ है, तो अब आपको पता है कि यार मैंने स्पेसिफिक बंदे के पास जाना है, ठीक है? आप डबल पैसे देने को तैयार होगे हम्म, बिकॉज़ दैट गाय वर्क्स इन अ निच, राइट। ठीक है? तो हाँ, हाँ, बिकॉज एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट। अब अगर सब उस एक रेड ओशन है जिसमें सब compete कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट्स के लिए, तो अगर आप वहाँ पे अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर लेते हैं, आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो यू आर स्पॉट ऑन। हमने बात की निच की, लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने देखा आपके केस में, वो है गेटिंग स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व। आपने एआई पे काम करना शुरू किया। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट लेड यू टू एआई, जबकि मार्केट में इट इनिशियल फेजेस में जब आप उसमें गए तो इट वाज नॉट as much present as it is now। तो क्या चैलेंजेस थे, क्या किस तरह आप इसमें गए, किसने इंस्पायर किया? yeah, so मैं so when you're working in a job, you हम्म, get paid for your time, हम्म, ठीक है? When you have your own business or you are a C-level executive at any company, even doing a job, you get paid for your decisions, हम्म, ठीक है? तो मेरे ख्याल से फाउंडर्स का मेन काम होता है डिसीजन लेना, ठीक हम्म, है? व्हेन जनरेटिव एआई स्टार्टेड तो लाइक इट वाज़ एन अमेजिंग टेक। तो लाइक लिटरली मुझे याद है कि आई वुड स्टे अप एट नाइट्स, तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं रातों को भी लगा रहा था, दिन के वक़्त भी। हम अपनी करंट जो सर्विसिंग करते वो तो हम कर रहे थे। दिन में आई वाज़ पुटिंग इन अबाउट प्रोबब्ली 6 टू 10 आवर्स एवरी डे हम्म, टू फिगर आउट कि यार इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जितनी हाइप अप हो रही है, क्या ये उतनी स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं है? हम्म, और लाइक एज़ अ फाउंडर आपका काम है वो बोल्ड क्रेज़ी डिसीजंस लेना जो कि आपकी शायद कंपनी को प्रोपेल कर सकते हैं आगे। ऑल्सो एवरी 5 टू 8 ईयर्स कोई ना कोई नया एक वेव आती है या एक नया गोल्ड रश ज़रूर आता है। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले दैट वाज़ ब्लॉकचेन एंड वेब 3। जिन लोगों ने उस वक़्त डिसीजन लिया सोचे बगैर, इट डिडन्ट टर्न आउट वेरी वेल फॉर देम, ठीक है? लेकिन एज़ अ फाउंडर आपका काम है कि डिसाइड करना कि ये वेव वर्थ राइडिंग है कि नहीं है। And when I worked on it myself and I built applications that I used myself and saw the results, तो मुझे लग रहा था कि यार this is something that we can capitalize on। तो खुद करने के बाद then we started building a team, I myself trained my team और फिर हमने उसी डोमेन में प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए। So now we've been doing these for more than roughly a year and a half now। तो जनरेटिव ए स्टार्ट ही नवंबर में हुई है 2022 के। हम्म, तो तकरीबन इस टेक्नोलॉजी को आए हुए तकरीबन क्लोज टू 2 इयर्स हुए हैं। हमारा इसमें 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, इट इज़ ऑल्सो एन इक्वलाइज़र, यानी कि आप समझ लो कि यार वेब डेवलपमेंट में लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं। हम्म, अब 2022 के नवंबर से रेस दोबारा स्टार्ट हो रही है, जिसमें स्टार्टिंग लाइन पे सारे इकट्ठे खड़े हैं। तो एज़ अ बैटलफील्ड को यंग इक्वल कर कंपनी, देती है। हाँ, हाँ, एज़ अ यंग कंपनी सबकी स्टार्टिंग लाइन इक्वल है। तो अब यहाँ से अब सारों की रेस स्टार्ट हो रही है। हम्म, सो आई थिंक इट वुड बी गुड कि अगर अगर आप रेस इकट्ठी स्टार्ट कर सकें कंपेयर टू लेट्स से अगर हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं, तो अ कंपनी डूइंग इट फॉर 30 इयर्स वर्सेस अस, हम्म, हमारी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बहुत कम होगी उनसे। हम्म। या तो ये आपने बताया कि ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज उनसे बहुत कम होगी, बट स्टिल मैंने देखा कि यू आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इन 6 वीक्स। तो ये बोल्ड क्लेम जो है, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, वो स्पेसिफिकली ना कस्टम एआई प्रोडक्ट्स के लिए है, हम्म, ठीक है? सो वो वी बिल्ट, सो एसेंशियली वो और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लाइक यू बिल्ड अ फुल फ्लेज प्रोडक्ट इन दैट। हम्म, यू हैव टू रियलाइज़ कि अभी कस्टम एआई लाइक जनरेटिव एआई के अंदर और एआई स्पेस के अंदर भी इस वक़्त इतनी ज़्यादा हाइप है, लेकिन उसी के साथ बहुत रिसेंटली यू विल सी के पीपल आर आल्सो एंटी हाइप एज़ वेल। लोग कह रहे हैं यार कि ओवर हाइप हो गई हुई है, रिटर्न्स कोई आ नहीं रहे, हम्म, तो लोग एक्चुअली स्केप्टिकल भी हैं। सो व्हाट वी डू इज़ कि वी सिट विद द फाउंडर्स एंड उनका होता है इतना बड़ा विज़न कि यार हमने अपनी पूरी कंपनी को एआई पे लेके जाना है। हम उन्हें कहते हैं यार डोंट डू दैट, हम्म, छोटे से पार्ट पे करो पहले। हम्म, लाइक अपना सबसे इट इज़ व्हाट आई कॉल द सेवेरिटी फ्रीक्वेंसी। सो आप अपनी प्रॉब्लम निकालो,
आप अपनी 10 प्रॉब्लम्स निकालें, उसमें हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी ऐड करें। यानी कि कितनी सेवियर है या कितनी ज़्यादा पेन है आपको इस प्रॉब्लम की और ये कितनी फ्रीक्वेंट है। तो वो प्रॉब्लम्स जो मीडियम सेवेरिटी पे हैं और उनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, हम उनमें से 1 या 2 प्रॉब्लम्स पकड़ते हैं और उन पे उनको एक पीओसी करके देते हैं। लाइक प्रूफ कॉन्सेप्ट जो उनके लिमिटेड 10-20 लोग इस्तेमाल कर सकें। हुँ, टू मेक श्योर कि दे हैव अ पॉजिटिव आरओआई बिज़नेस केस इनसाइड देयर कंपनी, क्योंकि अगर वो 1 या 2 प्रॉब्लम्स हम उनकी लेट्स से 60% एलिविएट कर देते हैं, हुँ, तो दे आर फार मोर लाइकली टू टेल अस कि अच्छा चलो यार आपने 60% कर दिए, अब इसको भी इम्प्रूव करते हैं और वो अगली जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं ना उनको भी पकड़ते हैं। हुँ, रादर देन कि मैं उन्हें कहूँ कि यार आपको ये 1.5 साल लग जाएगा, ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स करते हुए तो आएँ, लेट्स साइन दिस एंड व्हाट नॉट, तो लेट्स से इफ दैट अ मैस लेट्स और ऑफ कोर्स उसका बजट भी 20x होगा। 20x बजट के ऊपर इट इज़ अ फार हार्डर डिसीजन कि आप कहें कि यार एज़ अ कंपनी हम एक तरफ ये लेट्स से $1000 का एक पीओसी है जो हम हुँ, कर सकते हैं। अ, इट्स जस्ट नंबर और हुँ, दूसरा $20,000 लगेंगे हमें और हमें लेट्स से 3 महीने लग जाएँगे ये चीज़ करने में। हुँ, दिस वन इज़ अ फार ईज़ियर सेल, हुँ, ठीक है? और इसके अंदर आपकी अपनी तो ऐसे इंटरेस्टिंगली आप ये ऑफ़र तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको यकीन ना हो कि आप उन्हें वैल्यू दे सकोगे उस 6 वीक्स के अंदर, हुँ, राइट? अगर मैं इस तरह सेल कर रहा हूँ कि यार कोई ना कोई फँस जाए बस, किसी तरह मुझे वो 20,000 वाला प्रोजेक्ट मिल जाए बस हुँ, और फिर जो कस्टमर कहेगा वो मैं बिल्ड कर दूँगा, वैल्यू है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू सेल दिस फॉर लेट्स से 6 वीक्स, आप कह रहे हो कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव आरओआई करना मेरा काम है, राइट? मैं आई विल गेट मोर बिज़नेस ओनली एंड ओनली इफ यू गेट अ पॉजिटिव आरओआई आउट ऑफ दिस। तो यू हैव योर स्किन इन द गेम एज़ वेल, राइट? और आपने प्रूव करना है अपने कस्टमर को, यार आपने आपने सही स्पेंड किए पैसे और ये इसका आपको फ़ायदा हुआ है। तो दैट इज़ हाउ वी डू इट और इसलिए हम वो 6 वीक्स में कर पाते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी बात करूं एज अ फाउंडर, आपने एक बात तो हमें ये बताई कि स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व आपका काम होता है, इस टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करना और ये देखना कि बिजनेस पोटेंशियल वहाँ है या नहीं। तो इसके अलावा और ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो आप एज अ फाउंडर लेते हैं और वो आप उसको आप किस तरह इवेल्युएट करते हैं कि वो आर दे वर्थ इट, क्या वो आप लें? मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि हम्म, कौन-कौन से सारे फंक्शंस होते हैं जो मुझे करने चाहिए टू फॉर अस टू बी हम्म, बिगर एंड बेटर। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ इट इज़ अबाउट सो एज़ अ फाउंडर योर जॉब इज़ टू फोकस ऑन द फ्यूचर हम्म, एंड नॉट द प्रेज़ेंट। लाइक एंड दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल फ्रॉम माय टीम एज़ वेल। जो बंदा कंपनी के फ्यूचर में जितना हिस्सा डालता है ना, वो उतना वेल कॉम्पेंसेटेड होता है, हम्म, राइट? सो फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी लाइक डेवलपर, ठीक है? वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, वो कंपनी के प्रेज़ेंट में हिस्सा डाल रहा है, ठीक है? समबडी लाइक अ टीम लीड, वो कंपनी के प्रेज़ेंट में तो हिस्सा डाल रहा है, लेकिन वो 2 लोगों और को ट्रेन भी कर रहा है। सो ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर एज़ वेल। समबडी लाइक अ सीटीओ, ठीक है? वो कंपनी के प्रेज़ेंट में तो हिस्सा डाल ही रहा है, लेकिन वो साथ-साथ सोच रहा है यार नेक्स्ट ईयर हमने अपने टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड को कितना बेहतर करना है, हमने अपने कोड रिव्यूज़ को कितना स्ट्रिक्ट करना है, हमने अपने सीआई/सीडी सीआई/सीडी पाइपलाइंस को कितना बुलेट प्रूफ करना है, हमने अपनी टेस्ट कवरेज कितनी बढ़ानी है। तो वो कंपनी के फ्यूचर में हिस्सा डाल रहा है। सो माय जॉब इज़ टू टेक डिसीजंस ऑफ द फ्यूचर जिसके अंदर ये कि यार हमें लाइक व्हाट आर द डोमेन्स दैट वी आर वर्किंग ऑन, हमने कौन-सी क्रेज़ी बेट्स लेनी है, हमने कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। लाइक राइट नाउ वी आर इस साल के 4th क्वार्टर के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं। एक हम निच वाला कर रहे हैं, हम्म, दूसरा हम ईमेल मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है विच आई एम पर्सनली इन्वॉल्व्ड और ये एक्सपेरिमेंट करना और इसको होपफुली सक्सेसफुल करना इज़ माय जॉब। तो ये एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है मेरे लिए। देन बहुत कम ऐसे होता है कि डे टू डे डिसीजंस में भी आई एम इन्वॉल्व्ड समथिंग लाइक यार लेट्स से कि एनुअल इंक्रीमेंट्स के अंदर जस्ट अ फाइनल go ahead, right? So everything is done and like decided from the team, just giving it a final look from an extra pair of eyes, something like that. तो एज अ फाउंडर आपका काम सारा के सारा फ्यूचर में होता है। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे। अभी तक आपका बिजनेस सेल्फ फंडेड है, बूटस्ट्रैप्ड है, या फिर अभी आपको अपना पहला इन्वेस्टर मिल गया है? नहीं यार, वी आर नॉट लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टर्स। हम लोगों ने खुद ही स्टार्ट किया था जॉब के साथ पार्ट टाइम करके एंड अल्हम्दुलिल्लाह या दैट हैज़ वर्कड आउट फॉर अस। और आर यू द ओनली फाउंडर या फिर आपके साथ पार्टनर्स भी हैं इसमें?
यानी I've got two amazing co-founders with me who've been with me from the first day, or very lucky to have them, or like they are the life and blood of this, or basically they are the pillars of this company. So how important it is to have co-founders, because आपके मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके साथ दूसरे लोग होते हैं, you have multiple ideas, brainstorming अच्छी होती है, and you can execute things very fast as compared to a single founder. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनी स्पेसिफिकली स्टार्ट करना, इट इज़ नॉट अ वन पर्सन जॉब। हम्म। मुझे नहीं लगता कि आप एज अ सोलो फाउंडर कर सकते हैं। अगर आप एज अ सोलो फाउंडर कर रहे हैं, यू विल काइंड ऑफ नीड टू हैव पार्टनर्स इन सम सेंस। हो सकता है आपके पास दो को फाउंडर्स हो, या आपने अपनी अर्ली टीम को स्टॉक ऑप्शंस दिए हो, या आपने उनको प्रॉफिट शेयरिंग दिया हो, तो वन वे और दी अदर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग का कोई ना कोई मॉडल, या लाइक लाइक एक्विटी बेस्ड कोई ना कोई मॉडल होता ही है। All the companies that I've seen के जो who cross at least 30 people. Founders होना is super important, क्योंकि co-founders होना is super important because देखो, as somebody doing a job, जब आप अपनी जॉब की स्ट्रगल्स किसी को भी बताओगे ना, लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये चीज़ें होती हैं। एज अ फाउंडर, व्हेन यू गो टू योर फ्रेंड्स जो जॉब कर रहे हैं, वो आप उन्हें बताओगे यार ये देखो ये मसले चल रहे हैं, कहेंगे यार तू क्या, ये क्या फजूल बात है, इतने पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो ये रोने की बात है कोई, ये कोई मसला है, ये तुम्हारा तो मसला ही नहीं है, ये जगह नहीं है ये मसले डिस्कस करने की। लाइक लिटरली यही रिएक्शन आपको मिलेगा। आई डोंट नो ख्वातीन का क्या होता है, लेकिन लड़कों में तो ऐसे ही होता है। तो यू नीड पीपल हु कैन रिलेट टू योर प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेट्स से द प्रेशर ऑफ गिविंग $20,000 इन सैलरीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक हम्म। है? आप अब ये बात somebody who's doing a job वो शायद ये फैथम नहीं कर सकता हम्म। कि यार एवरी मंथ के हर महीने की फर्स्ट में अगर आपको $20,000 इन सैलरीज देने हैं, हम्म। उसका प्रेशर क्या होता है। चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे आ रहे हैं, लाइक अगर प्रेशर तो होता है समथिंग लाइक यार, द प्रेशर ऑफ हैविंग एन एंग्री कस्टमर और एजिटेटेड कस्टमर, ठीक है? जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी ओनरशिप लेते हैं। लोग कहते हैं यार अच्छा ठीक है, कस्टमर नाराज़ हो गया, ओहो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेहतर कर लेंगे। बट इफ़ यू रनिंग अ बिज़नेस, तो वो एजुकेटेड कस्टमर इज़ अ वेरी सीरियस बिज़नेस। तो वो चीज़ें ना आप अपने को-फाउंडर से या फिर आप दूसरे फाउंडर्स से ही डिस्कस कर सकते हैं, और ये पूल बहुत छोटा होता है। हम्म। उस छोटे से पूल के अंदर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलें ना मिलें, लोग वेल इंटेंशन्ड लोग मिलें ना मिलें, वो भी एक अलग स्ट्रगल है। तो मेरे तो ख्याल से हैविंग को-फाउंडर्स इज़ एब्सोल्यूटली क्रूशियल फॉर बिल्डिंग एंड स्केलिंग अ बिज़नेस। तो जहाँ इसका एक बेनिफिट है, वहाँ पे इट ऑल्सो कम्स विद अ सेट ऑफ चैलेंजेस, जो कि डिस्प्यूट्स होते हैं। जब जब भी मल्टीपल लोग होते हैं, वो बात करते हैं, तो उसमें सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, सबके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, व्यू पॉइंट मुख्तलिफ है। उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं आप? हाँ, ये बहुत मुश्किल, ये आपका सही बात है, ये बहुत मुश्किल काम है टू फाइंड द राइट पीपल जो आपके साथ को-फाउंडर्स हों। और वो यही होता है कि लाइक एवरीथिंग माइट बी गोइंग, सो मसले कब होते हैं, जब बिल्कुल भी पैसे नहीं आते या बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ठीक हम्म। है? और ये चीज़ आप गेज नहीं कर सकते पहले व्हेन यू आर हैविंग पीपल ऑन बोर्ड। तो आप एट बेस्ट आप एजुकेटेड गैस ही लगा सकते हैं। हम्म। समथिंग दैट आई हैव सीन वर्क फॉर मेनी पीपल इज़ कि आपको ना अपने दोस्तों को को-फाउंडर्स नहीं रखना चाहिए। द पीपल दैट यू हैव एज़ योर को-फाउंडर्स शुड बी पीपल हू आर आउटसाइड योर फ्रेंड सर्कल बट इनसाइड द सर्कल दैट यू रिस्पेक्ट। हम्म। सो अगर आप अपने को-फाउंडर्स को प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करते हैं ना, चाहे वो आपके दोस्त नहीं हैं, आई थिंक वो बड़ा अच्छा सर्कल होता है रखने का, क्योंकि आपका उनसे एक डिस्टेंस होता है। आप हम्म। एक डिस्टेंस के ऊपर डिसएग्री कर सकते हैं। आपका और योर फ्रेंडशिप और योर पर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट एट स्टेक। तो आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख सकते हैं, इमोशंस बाहर निकाल के। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, एज अ फ्रेंड यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड एज योर को फाउंडर, लेकिन एक दिन ऐसे ही हुआ कि मे बी लाइक ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से हायरिंग, हम्म। और हायरिंग पिछले 3 महीनों में नहीं हो पाई, ठीक है? अब आप बचपन के दोस्त को कितने ही कह सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप एक को-फाउंडर ऐसा है जिसका आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप था पहले, यू कैन हैव द टफ कन्वर्सेशन, रिस्पेक्ट के दायरे में रह के आप कर सकते हैं। दोस्तों को आप उतना पुश नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये एक चीज़ है व्हिच हैज़ वर्कड आउट फॉर मी। उसके अलावा एक चीज़ व्हिच आई एडवोकेट इज़ द डेड बॉडी टेस्ट। यानी कि अगर आप
उसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स से अगर आप रात को जा रहे हैं 1 बजे 2 बजे फुल थके हुए हैं, अब आपको कुछ यू हैव हैड अ लॉन्ग डे और खुदा ना खास्ता यू हिट समबडी इन द फ्रॉम योर कार एंड एंड दे पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर उस मोमेंट पे आप अपने को-फाउंडर्स को कॉल करके बुला सकते हैं कि यार अब क्या करना है, इसका व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स टू डू, और वो आ जाएँगे। तो आई थिंक दीज़ आर द पीपल दैट यू शुड हैव एज़ योर को-फाउंडर्स, क्योंकि व्हेन यू रनिंग अ कंपनी ना, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। हुँ, वो चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते, लाइक समथिंग लाइक लाइक वो यू वोंट बी एबल टू गेस कि क्या होता है। पीपल सरप्राइज़ यू इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज़। तो यू नीड टू हैव पीपल जो आपके साथ अनकंडीशनली आपके साथ हों, जो कहें यार जो भी हुआ फिर हम मिलके देख लेंगे क्या करना है आगे। ठीक है? यू यू नीड पीपल जिनको आप एक फ़ोन कॉल पे बुलाएँ और वो आ सकें। यू नीड पीपल जिनको आप बैड न्यूज़ सुनाएँ और वो वहाँ से भाग ना जाएँ। ठीक है? तो हुँ, आई थिंक कि ये एक अच्छा टेस्ट होता है, एंड लाइक दिस हैज़ वर्क्ड फॉर मी, होपफुली दिस वर्क्स फॉर पीपल एज़ वेल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। और मैं अभी पिछले दिनों एक और बिज़नेसमैन है जिनको सुन रहा था। सो ही वाज़ सेइंग कि एवरी डे समथिंग, एवरी डे और एवरी अदर डे समथिंग दैट यू हैवंट इवन इमेजिन्ड वुड शो अप, और फिर आपको बिल्कुल, उसको फेस करना है। एब्सोल्युटली। लाइक आई रिमेंबर एक तो ऐसे हुआ कि वी वर आई थिंक वी वर 30-35 पीपल एट दैट टाइम, हुँ, और आप बैठे हुए हैं, सब कुछ फिट है, बारिश हो रही है, ज़बरदस्त सीन है, हुँ, और एकदम से धमाका हुआ है हुँ, एंड लाइक यू हैव लॉस्ट पावर। अब क्या करना है उस पॉइंट पे? क्या क्या लेट्स से अगर 30 लोग हैं, उनके 8 प्रोडक्टिव आवर्स हैं, 240 घंटे हैं, आप हर घंटे को लेट्स से आप $20 पे भी लगा लें, दैट्स $4800। ठीक है? अब इस पॉइंट पे क्या करना है? आपने जनरेटर लेके आना है, या आपने वापडा के दफ्तर में जाके पता करना है कि कब तक आएगी, या फिर बारिश में जाना है, वो हुँ, पता करना है, टेम्परेरी जनरेटर लेके आना है, पक्का हल करना है, क्या करना है? लाइक यू डोंट नो हुँ, कि व्हाट ऑल कैन हैपन। लेट्स से वन फाइन डे सब कुछ सही है, आप बैठे हैं आराम से, ऑल्स ग्रेट, बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ कस्टमर एंड दे से कि यार हमारे ना बिजनेस में ना फलां चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, एंड वी वोंट बी एबल टू पे यू फॉर 6 मंथ्स, लेट्स से। हुँ, अब ये आप यू कैन नॉट प्रोडिक्ट दिस। ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। हुँ, ऐसा ही है। तो हाँ, बिल्कुल यू नीड पीपल। सो अ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका बिज़नेस जो है वो क्योंकि इट इज़, अभी भी मैं इसको कंसीडर करूँगा, इट इज़ इन दी अर्ली फेजेज़ of your या this is the early phases of your startup journey. So what has been the most profitable year for you so far? आई थिंक इट्स दिस ईयर। हाँ, या हाँ, दिस इट हैज़ बीन दिस ईयर, यस। Mhm. और आइडियली होना ऐसे ही चाहिए हुँ, कि ईयर एवरी नेक्स्ट ईयर शुड बी मोर प्रॉफिटेबल देन द प्रीवियस वन, लेकिन अनफोर्सीन चीज़ें भी होती हैं। हुँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन ग्रोइंग स्टेडीली, सो दैट हैज़ टू बी दिस ईयर। and if you are comfortable with, so what have you hit, like the maximum revenue in terms of money? Yeah, we're roughly doing um, more than $1 million a year right now. So हाँ, this is our highest. So yeah, that is very amazing. Uh, और at least it states कि आपका जो business है that is going in the right direction, which is very important. Hopefully, yes. I think every next quarter should be bigger, better, faster than the previous quarter. Unless के कोई external circumstances ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हुँ, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए ग्रो करने की। Something that I've learned from my mentor, Dr. Umar Chughtai from हुँ, Chughtai Lab is हुँ, कि इफ इट डज़न्ट स्केयर यू, यू आर नॉट मूविंग फास्ट इनफ। लाइक हर क्वार्टर ना आपको डर लगना चाहिए कि यार ओ ये मैं ये करने जा रहा हूँ। हुँ, लाइक लेट्स से मैं ये 10 एक्स्ट्रा लोग हायर करने जा रहा हूँ, क्या मैं विल आई बी एबल टू फाइंड वर्क फॉर देम, या ओ आई एम साइनिंग दिस ह्यूज कस्टमर दिस क्वार्टर, विल आई बी एबल टू डिलीवर देम दिस वर्क, या हमारे इस क्वार्टर की सेल्स टारगेट इतने अग्रेसिव हैं, विल आई बी एबल टू हिट दैट नंबर। तो मुझे लगता है कि इट हैज़ टू स्केयर यू, एंड दैट इज़ हाउ यू गो फास्ट इनफ।
गेटिंग कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल यही था कि मोस्ट केसेस में होता ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो फर्स्ट टाइम में ही एक सही डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू हो जाए। तो मेंटोर्स का जिक्र यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने किया भी। तो इनके अलावा आपके और कोई ऐसे बिजनेस मेंटोर्स हैं जिनको आप शुरू में बड़ा फॉलो करते हो और उनसे एडवाइस लेते हो? अच्छा, बिफोर आई आंसर दिस, आई हैव टू क्लियर दिस कि वी आर नॉट अ स्टार्टअप, वी आर अ स्मॉल बिज़नेस। हम्म। क्योंकि वो स्टार्टअप इज़ अ लिटिल डिफरेंट। स्टार्टअप में ग्रोथ इज़ द ओनली मेट्रिक, और नॉर्मली स्टार्टअप्स फंडेड होते हैं और वो एक अनसर्टेन डोमेन में काम कर रहे हो। तो वी नॉट अ स्टार्टअप, वी आर अ स्मॉल बिज़नेस। मेरे बहुत ज़्यादा मेंटर्स हैं और मैंने उन सबसे बहुत कुछ सीखा है। सो कुछ वो हैं जिनसे मैं मिला हूँ, कुछ वो हैं जिनसे मैं नहीं मिला हुआ। सो लाइक इवन बिफोर आई स्टार्टेड माय बिज़नेस, आई हैड लिसन टू एट लीस्ट आई थिंक 300 पॉडकास्ट मैं उससे पहले सुन चुका हूँगा ऑफ पीपल हु वर इन द बिजनेस स्पेस। प्रोमिनेंट लोग उनमें से हैव बिन गैरी वेनरचक, नवाल रविकांत, जो रोगन की पॉडकास्ट पे कुछ गेस्ट आते थे, दे हैव बिन ग्रेट। टिम फेरिस शो के कुछ गेस्ट एंड टिम फेरिस हिमसेल्फ। तो ये लोग जो हैं, लेक्स फ्रीडमैन के भी कुछ गेस्ट हैव बीन रियली गुड फॉर मी। तो दीज आर द पीपल दैट आई हैवंट मेट। ऑफ द पीपल दैट आई हैव मेट, so there's Dr. Umar Chughtai, who's the chief operating officer at Chughtai Lab. Then there's Yasir Bashir, जिनसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ सीखा. He's the CEO and founder of Arbisoft. And there's Rizwan Aslam, who's the director of software engineering at Arbisoft. So like I've worked at Arbisoft for roughly 7 years. तो 7 साल में मैंने उधर काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इवन टुडे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता होती, तो आई गो टू दोज गाइज एंड दे रियली हेल्प मी ऑफ एंड ऑन। ऐसे भी होता है कि यू मीट समबडी रैंडमली एंड दे से समथिंग दैट रियली हेल्प्स यू। तो ऐसे भी लोग हैं जिंदगी में। तो मेंटोर सीख करना इज़ नॉन नेगोशिएबल। लाइक अगर किसी और को 5 साल लगे ना एक काम करने में, तो आपको 5 साल नहीं लगने चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यू नीड मेंटोर्स। दिस इज द राइट माइंडसेट, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। सो मैंने एक क्वेश्चन अपना रोक के रखा था जब आपने ये बात की थी कि एनी डे समथिंग अनयूजुअल शो अप, तो फिर आपको उसको डील करना है। राइट नाउ पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट का बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है, जिसमें सर्विस डिस्ट्रप्शन और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को इंटरनेट यूज़ करने में। अब जो बिजनेसेस सोल इंटरनेट पे बेस्ड करते हैं, लाइक जिनका कस्टमर बेस ही पाकिस्तान से बाहर है, तो उनको तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आप इन चैलेंजेस को किस तरह से डील कर रहे हैं? यार एज अ फाउंडर ना, यू हैव टू रियलाइज हम्म। कि एवरी प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम। नहीं, आप ना ये नहीं कह सकते कि यार ये पंजाब गवर्नमेंट का मसला है, हम्म। ये पाकिस्तान का मसला है, ये मेरे इलाके के इंटरनेट प्रोवाइडर का मसला है। ये उनके मसले नहीं हैं, आपके मसले हैं। हम्म। इस माइंडसेट से ही आप आएंगे तभी आप काम कर सकते हैं। वरना वरना तो बड़ा इजी है यार कहना कि ये तो हारिस हारिस ने टाइम पे काम नहीं डिलीवर किया इसलिए हम नहीं कर सके, लेट्स से। हम्म। ठीक है। तो मैं तो द वे आई इंटरनलाइज दिस इज कि यार ये मेरे प्रॉब्लम्स नहीं, मैंने सॉल्व करने। सो हम किस तरह सॉल्व करते हैं? अम, इतना इतना मुश्किल नहीं है। आप इंटरनेट के 3 प्रोवाइडर्स ले लें। आप एक नेटवर्किंग कंसल्टेंट को हायर कर लें जो कि आपको पीछे एक स्विच लगा दे, जिसके पीछे आप 2 फेल ओवर्स लगा लें। ठीक है, एक नहीं चल रहा दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चल रहा तीसरा चल जाएगा। तीनों वायर्ड नहीं चल रहे, आप छत पे डिश लगा लें, आप वायरलेस इंटरनेट लगा लें। आपका वो भी नहीं चलता तो आप एक और 4 लगा लें, या फ्लोर्स को डिवाइड कर लें, एक फ्लोर पे एक प्रोवाइडर कर लें। यू कुड डू दिस। यू कुड टेक अ मैनेज सर्विस। लेट्स से कोई बहुत प्रोमिनेंट अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके इलाके में, उससे नेगोशिएट करें कि यार आई नीड माई इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ मच विल दैट कॉस्ट मी? हम्म। मुझे नहीं पता। आपको खुद नहीं करना आता ना, आप उन्हें कहा यार मुझे नहीं पता, मैंने इसके अंदर घुसना ही नहीं है, हम्म। मुझे अपना इंटरनेट 99.9% अप चाहिए, हम्म। कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, आपका प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, यू हैव अ लेबर आर्बिट्राज, होपफुली यू रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। हो सकता है कि 6 महीने आपको इंटरनेट का खर्चा 300% देना पड़े, हम्म। बट इट इज़ योर जॉब टू फिक्स इट यार। मतलब लाइक इट इज़ नॉट द IT मिनिस्टर्स जॉब, और हम्म। इट इज़ नॉट योर 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 सिटीज़ जॉब। तो मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ कि यार ये सारे प्रॉब्लम ये आपके प्रॉब्लम है। इसीलिए तो आपने डिसाइड किया था कि बिज़नेस करना है, क्योंकि आपने कहा कि ये सारे मसले मैं हल करूँगा और मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम्म। दिस इज़ व्हाट यू साइन्ड अप फॉर। हम्म। ठीक है?
तो अब क्या है फिर, मतलब लाइक देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन, यू साइंड अप फॉर दिस। आपने कहा यार पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, लोग अच्छे आर्बिट्राज पे आपको मिल रहे हैं, आप उन्हें ट्रेन करके उन्हें सेल कर सकते हो या उनकी एक्सपर्टीज सेल कर सकते हो। उसके साथ जो मसले आएंगे वो भी आप हल करोगे। इट्स योर जॉब, यू हम्म, शुड डू इट। दैट इज अ वेरी राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आई थिंक ये बिल्कुल बहुत बहुत मैटर करता है अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो। सो या आरिस, ये एंड इट हैज़ बीन अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक ये आज की बात नहीं है। जो हम आपके मोहल्ले के एंड पे करियाना स्टोर भी है ना, जब जब बारिश होती है तो उसकी अंडों की डिलीवरी लेट होती होगी, लेकिन उसने कंटिजेंसी प्लान की होगी ताकि जब आप अंडे लेने आए तो वो उसके पास अंडे पड़े हों। ठीक है, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। एंड whoever solves those problems first and better and more efficiently, they take the upside more. राइटली सेड। सो आपने प्लानिंग की बात की। एक चैलेंज जो ग्लोबल लेवल पे सॉफ्टवेयर हाउसेस को आता है वो आता है ग्रोथ मैनेज करने में, या जनरली जो भी कंपनीज एक्सपेंड कर रही होती है उनको ग्रोथ मैनेज करने में आता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ मैनेजमेंट को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हाँ यार, अगेन मुझे नहीं लगता मैं क्वालिफाइड हूँ हैं? ये ग्रोथ की बात करने के लिए, वेरी स्मॉल राइट नाउ। तो आई डोंट नो, मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मुझे पता है। तो हम लोग ये करते हैं कि वी कीप अ 6 month बफर फॉर आवर सैलरीज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, लाइक आपके सारे खर्चे जो है ना, आप उसको पर मंथ को 6 से मल्टीप्लाई करें और आप उसको एक जगह कैश में रख लें। कैश में इस तरह कि अगर आपको कल चाहिए हो ना वो सारे पैसे, तो आप निकाल सकें। उसके ऊपर वट एवर वी मेक वी री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। अब वो री इन्वेस्ट कैसे होता है, वो ज़्यादा लोग हायर करके होता है, वो ट्रेनर्स हायर करके होता है, वो बेहतर HR प्रोफेशनल्स हायर करके होता है, वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, बेटर ऑफिस, बेटर इंटीरियर, बेटर एसीज, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर इंटरनेट, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड वी बिन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस। तो हाँ, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये तो, और अगर आपके अंदर एक ग्रीड नहीं है ना वो पैसे निकालने की बिजनेस से, तो बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे यू विल रन आउट ऑफ प्लेसेस टू स्पेंड योर मनी ऑन। ठीक है, और एंड देन यू विल टेक बोल्डर डिसीजंस। सो लेट्स से मेरे पास अगर 12 months का बफर बच गया, मैंने हायर भी एग्रेसिवली कर लिया है, मैंने सेल्स टीम भी बढ़ा ली है, सब कुछ हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब जब आपके पास 12 महीने का बफर होगा ना, तो 6 महीने के जो कैश होगा उससे आप कहेंगे यार चलो ठीक है, पिछली बार तो सेफ खेला थोड़ा सा, अब थोड़ा और क्रेजी करते हैं। अब ऐसी चीज़ करते हैं जो कम लोगों ने की हो, अब ऐसी चीज़ करते हैं जो किसी ने भी ना की हो। ठीक है, लाइक दैट कैश बफर। सो समथिंग दैट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स मेक इज कि यार वो जैसे ही पैसे आते हैं ना, वो लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। वो जो है ना, दैट विल किल योर ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, वो बॉटमलेस पिट है। लाइक मैंने अगर अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है तो मैं पहले अगर कल्टस होगी तो मैं स्विफ्ट ले लूँगा, स्विफ्ट होगी तो मैं यारिस ले लूँगा, यारिस होगी तो मैं ऑल्टस ले लूँगा, ऑल्टस होगी तो मैं सोनाटा ले लूँगा, सोनाटा। इसका एंड कोई नहीं है। एंड को। सोनाटा के आगे मैं मर्सिडीज़ ले लूँगा, फिर मैं 2 मर्सिडीज़ ले लूँगा। तो जो आपकी कंपनी के ग्रोथ के लाइक जो बिज़नेस के पैसे ना, वो बिज़नेस के पैसे, वो आपके पैसे नहीं। ठीक है? ये माइंडसेट ना फर्स्ट डे से होना बड़ा ज़रूरी है। और जब आपके बिज़नेस के पास वो एक्स्ट्रा पैसे जो आपके प्रॉफ़िटेबल होने से आते हैं, अगर आप उसको बिज़नेस से एक कंज़र्वेटिव लिमिट से ज़्यादा नहीं निकालोगे ना, तो एक टाइम आएगा वो पैसे आपको पुश करेंगे कि यार इनसे कुछ करो, इनसे कुछ ग्रो करो, कोई नया एक्सपेरिमेंट करो, कोई नई टेरिटरी में जाओ, कोई नया सेल्स के लोग हायर कर लो, कोई नया चैनल ऐड कर लो अपने सेल्स के अंदर, बेहतर लोग हायर कर लो। तो दैट हैज़ बीन आवर स्ट्रैटेजी एंड इट हैज़ बीन वर्किंग अप टिल नाउ। लेकिन वो एट एनी लेवल इट इज़ नॉट अ लाइक वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है कोई, ये अभी तक वो है जो व्हिच हैज़ वर्क्ड फॉर अस। और एज अ फाउंडर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं इन रिगार्ड्स टू कोजेंट लैब्स? राइट यार, जब हमने स्टार्ट भी किया था वी डिड नॉट हैव एनी, लाइक हमने ना कभी ऐसे नहीं सोचा कि हम 100% कंपनी बन जाएंगे तो उस दिन वी लाइक दैट इज़ आवर मेट्रिक फॉर सक्सेस, या हम 500% कंपनी बनेंगे, हमारा इतना रेवेन्यू होगा। वी स्टार्टेड इट विद बिल्डिंग ग्रेट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, लाइक हैविंग अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पे हम अच्छा काम शिप करें एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो हमने अभी तक भी ऐसे ही कर रहे हैं।
नियर फ्यूचर में मेरे गोल्स ये हैं कि वी शुड हैव अ प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू फनल। हम्म, ठीक है, सो राइट नाउ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ कंपनी स्ट्रगल विद इज कि यार उनकी सेल्स अच्छी होती हैं कुछ महीने, फिर कुछ महीने नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। हम्म, सो आई थिंक कि सो जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि एवरीथिंग इन अ बिजनेस वर्क्स डाउनस्ट्रीम फ्रॉम सेल्स। हम्म, ठीक है, अगर आप सेल्स फिक्स कर लेते हैं ना, तो आपके काफ़ी ज़्यादा गुनाह धुल जाते हैं बिजनेस के, राइट? सो लेट्स से अगर आपने सेल्स फिक्स कर ली हैं और आपके पास बेहतर टैलेंट नहीं था, तो सेल्स आपने अच्छी की हैं, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स या बेहतर कस्टमर्स आ गए हैं, तो आपके पास पैसे हैं कि आप बेहतर टैलेंट हायर कर सकते हैं। सो मेरा टारगेट नियर टर्म में तो ये है कि एट द एंड ऑफ 2025 वी शुड हैव अ फेयरली प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू फनल, कि हमें पता हो कि यार अगर हमने कि हम अगले क्वार्टर में कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। तो सो कोई मेरा तो ये टारगेट। 5 साल का गोल होता है या फिर या जस्ट रैंडमली कि ये मेरे टारगेट्स हैं जो मुझे मीट करना है? यार अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव देम, लाइक मुझे लगता है, मुझे पता है होने चाहिए, हम्म, लाइक यू रीड एनी बिजनेस बुक, तो उसमें वो यही कहते हैं यार कि व्हाई यू, लाइक यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस। हम्म, फ्रैंकली आई डोंट येट, आई विल समहाउ समडे, मे बी, मे बी नॉट। लेकिन मेरा कोई वो बिग हेरी, उसे बिग हेरी ऑडेशियस गोल कहते हैं, राइट? सो वो बिग हेरी ऑडेशियस गोल वी हैवंट फाउंड इट येट। हम्म। जब मिल जाएगा तो होपफुली we'll have a better sense of direction. तो last two questions. So you have pretty much of experience to guide anybody. अगर कोई aspiring entrepreneur इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहता है तो उसको आपकी क्या एडवाइस होगी? वो कैसे उसे सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बना सकता है? मुझे लगता है मैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनीज और हैं वो आर बेटर क्वालिफाइड टू गिव दिस एडवाइस। मैं बस ये बता सकता हूँ विच इज़ वर्क फॉर मी, वो ये है कि यार यू टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस। लाइक लाइक डीप डाउन आपको पता होता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, हम्म, राइट? फॉर एग्जांपल आपको सेल्स नहीं हो रही, तो आपको डीप डाउन पता है वो क्या करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा लोगों को रीच आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना मुश्किल काम है। लाइक लेट्स से अगर मुझे 50 प्रपोजल्स पर डे लिखने हैं, मुश्किल काम है ये। तो एसेंशियली होता क्या है फिर, आप लिखते 5 हो एंड देन यू ब्लेम कि यार मार्केट डाउन है, ये है, वो है। तो मुझे लगता है कि लाइक यू हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अगर आपसे आगे वाले लोग कह रहे हैं कि यार सेंड 50 प्रपोजल्स अ डे, बेसिकली महीने के अंदर आप 1500 प्रपोजल्स भेजो, फिर अगर सेल्स नहीं होती ना, फिर मेरे पास आना, ठीक है? एंड नोबडी वांट्स टू डू दैट। तो मुझे लगता है कि यू शुड लाइक लाइक ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड डू द बोरिंग थिंग्स, डू द हार्ड थिंग्स। हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की सारे पैसे हैं। तो हम्म, और वो लाइक ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़बरदस्त हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आई ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट with these problems. Like it took me 3.5 years to actually finally start to attack our predictable revenue problem. ठीक है, लाइक एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स हो गई, अगले क्वार्टर में बहुत कम हो गई। अब लाइक मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, हम्म, लेकिन मुझे 3.5 साल लग गए ये चीज़ रियलाइज़ करने में। तो अगर मुझे 3.5 लगे हैं, तो मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उससे कहूँगा यार ये पहले सॉल्व कर लो। सुन लेंगे सारे, ठीक है, लेकिन वो द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट एंड सॉल्विंग इट, वो कोई नहीं करना चाहता। तो मेरी बस यही है यार कि हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आसान प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सब कुछ ज़बरदस्त हो जाता तो हर कोई कर लेता। जस्ट ट्राई टू सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स। फाइनल क्वेश्चन। अगर अहमद साहब को दोबारा से एक सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करना होगा तो 5 to 10 स्टेप्स में व्हाट इज द ब्लूप्रिंट जो आप फॉलो करेंगे? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं को फाउंडर्स ढूंढूंगा, ऐसे जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हम्म, जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, और जिनसे मेरा एक 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 अ, थोड़ा सा डिस्टेंस है। हम्म, आई विल फाइंड द राइट टीम। नंबर टू, आई विल फिगर आउट माई सेल्स फर्स्ट। सबसे पहले आपने सेल्स को फिगर आउट करना है, बंदे कोई नहीं हायर करने। सबसे पहले आपने अपने आप को सेल करना है, राइट? सो आप और आपके को फाउंडर्स, आप कहें यार ये लोग हैं, हम ये काम करते हैं, तो दिस इज व्हाट विल डू।
आप शुरू में करेंगे, आपके खर्चे होंगे 20%, 80% मार्जिन होगा आपके पास। 80% मार्जिन आप 2 से 3 महीने चलाएँ, वो जो सारे पैसे बचे हैं, उनसे आप कोवर्किंग स्पेस में जाएँ। कोवर्किंग स्पेस में जाके आप तकरीबन 30% ऑफ योर रेवेन्यू तक लोग हायर करते जाएँ। जो बाकी 70% है, उसमें से कुछ पैसे आपने लगाने हैं सपोर्ट वगैरह पे या कोवर्किंग पे, कुछ पैसे आपने लगाने हैं सेल्स पे। वो जब आपने इवेंचुअली अपना स्टार्ट में अपने लिए जो अपने को-फाउंडर्स के लिए किया था, वही अब आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए करना शुरू कर देना है। और उसके बाद वक़्त के साथ-साथ आपने सपोर्ट फंक्शंस ऐड करते जाने हैं। एक चीज़ जो हमने डिफरेंटली की थी व्हिच हैज़ वर्क्ड फॉर अस इज़ कि आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे बड़ा ज़रूरी काम करना है। आप लाइक नोबडी वांट्स टू जॉइन अ कंपनी जिसमें 5-6 लोग हों। कोई भी नहीं जॉइन करना चाहता। हर बंदा बड़ी कंपनी में जहाँ फैसिलिटीज़ ये वो सारा कुछ हो। सो आइदर बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड और वर्क ऑन योर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ताकि लोग आपके साथ काम करना चाहें। जब हमने स्टार्ट किया था, हम जॉब पोस्ट करते थे, 5 से 10 सीवीज़ आती थी। लेकिन हम उस दिन से एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे काम करें। साढ़े 3 साल बाद अब जब हम पोस्ट करते हैं, हमें 1500 से 2000 सीवीज़ आती हैं पर जॉब पोस्टिंग। सो हाँ, अब आपने जब अगर अगर सो एज़ सॉफ्टवेयर कंपनी आपके 2 मेन प्रॉब्लम है, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई आपके लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनको आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग से और बेहतर एचआर से टैकल करना है। डिमांड को आपने सेल्स से टैकल करना है। सो जस्ट इनको फिक्स करें और रिंस एंड रिपीट करते जाएँ और अपने स्टैंडर्ड्स हायरिंग के, अपने एग्ज़ीक्यूशन के, क्वालिटी के, स्केलेबिलिटी के स्टैंडर्ड को बेहतर करते जाएँ और रिंस एंड रिपीट करते जाएँ ऐसे। I think this is fantastic. This is $1 million blueprint. So I hope so. thank you so much, Ahmed, for your time. It was pleasure to have you. Thank you, Haris. Yeah, I had fun. So I hope this helps somebody.